हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 के पाठ पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर, और इसका जो अभ्यास है वो भी हम यहाँ हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है। पावस यानी कि वर्षा ऋतु, तेज वर्षा होती है, जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा हो जाता है तो दर्पण जैसा लगता है। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा हो। पर्वत पर बहते झरने मानो उनका गौरव गान कर रहे हो। लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंता मग्न दिखाई देते हैं। अचानक काले काले बादल घिर आते हैं, ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं। कोहरा धुएं जैसा लगता है, इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। इसका उत्तर है, मेखलाकार का अर्थ है गोल, जैसे कमरबंद गोल शेप की होती है ना, कमर पर बंध जाती है, बिल्कुल। यहाँ इस शब्द का प्रयोग पर्वतों की श्रृंखला के लिए किया गया है। ये पावस ऋतु में दूर दूर तक गोल आकृति में फैले हुए हैं, जिस तरह से किसी स्त्री की कमर बंद हो, करदनी हो, उस प्रकार। अगला प्रश्न है, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया होगा। पर्वतों पर हजारों रंग बिरंगे फूल बिखरे हैं। कवि को पहाड़ों पर खिले हजारों फूल पहाड़ की आंखों के समान लगते हैं। ये नेत्र अपने सुंदर विशालकाय आकार के को नीचे तालाब के जल रूपी दर्पण में आश्चर्यचकित होकर निहार रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो इसका उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है, या तुलना दर्पण से की है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब स्वच्छ व स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार तालाब का जल स्वच्छ और निर्मल होता है। पर्वत अपना प्रतिबिंब दर्पण रूपी तालाब के जल में देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे, वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। इसका उत्तर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष आकाश की ओर देखते चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं, जैसे वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इससे मानवीय भावनाओं को बताया गया है कि मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। अगला प्रश्न है, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। इसका उत्तर है, आसमान में अचानक बादलों के छाने से मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा की भयानकता और धुंध से साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए प्रतीत होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वृक्ष धंस गए, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, बस ऐसे प्रतीत हो रहे थे। अगला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। इसका उत्तर है, झरने पर्वतों की ऊंची चोटियों से झरझर करते बह रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो वे पर्वतों की महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। अगले में हमें भाव स्पष्ट करना है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस पंक्ति में पर्वत प्रदेश के मूसलाधार वर्षा का वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। कभी कभी इतनी धुआंधार वर्षा होती है, मानो ऐसा लगता है मानो आकाश टूट पड़ेगा। अगली पंक्तियां हैं, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो कभी गहरे बादल, कभी तेज वर्षा और तालाबों से उठता धुआं। यहाँ पर वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति वेश बदल जाता है, प्रकृति का जो वेश है वो बदल जाता है। यह सब दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के विमान में विराजमान राजा इंद्र विभिन्न प्रकार के जादुई खेल खेल रहे हों। अगला है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि पर्वत पर उगे विशाल वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो इनके हृदय में अनेकों महत्वाकांक्षाएं हैं। ये
चिंतातुर आसमान को देख रहे हैं, चिंतामग्न है ये। अगला प्रश्न है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर है, प्रस्तुत में कविता में जगह जगह पर मानवीय अलंकार का प्रयोग करके प्रकृति में जान डाल दी गई है, जिससे प्रकृति सजीव चित्रित हो रही है। जैसे पर्वत पर उगे फूलों को आंखों के द्वारा मानवकृत कर उसे सजीव प्राणी की तरह प्रस्तुत किया गया है। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर। इन पंक्तियों में तरुवर के झांकने में मानवीकरण अलंकार है, मानो कोई व्यक्ति झांक रहा हो। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? पहला है अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, दूसरा शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, तीसरा कविता की संगीतात्मकता पर। तो यहाँ पर शब्द जो है वो चित्रमयी है, काफ़ी उनसे बड़ा ऐसा लग रहा है, आंखों के सामने चित्र जो है वो चलने लगते हैं। तो भाषा जो है शब्दों की चित्रमयी है। अगला प्रश्न है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु को सजीव चित्र अंकित किया, ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। तो कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। कविता में इन स्थलों पर चित्रात्मक शैली की छटा बिखरी हुई है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण फैला है विशाल। दूसरा है, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि यहाँ चित्रात्मक शैली की छटा बिखरी हुई है। तो ये था पाठ पर्वत प्रदेश में पावस, इसके प्रश्नोत्तर हमने यहाँ डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।